शाम हो गई और भैया जी कहीं मैं हाजिर हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको ढेर सारी जन्मदिन की बधाई देता हूँ। माता रानी की कृपा आप में हमेशा बनी रहा आपके परिवार में। जी जी जी, सर, वाह। आज बहुत खुशी हुई है। काफी मतलब हर बार आने की कोशिश करता था पिछले, लेकिन आ नहीं पाता था, क्योंकि काम की वजह से। लेकिन आज समय निकाला और खेल भी ऊपर वाले का आज मिल गया आपसे। तो मैं अपनी तरफ से सर ये बधाई देता हूँ। थोड़े हाथ फिंगर्स की प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, आपके दिल में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आप आना चाहते थे, आ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज आप मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ले लो तुम्हारे लिए जी, थैंक यू सो मच। मैं आपको बधाई देता हूँ जन्मदिन की। बहुत बहुत शुक्रिया मैं सर। अनपढ़ आदमी हरियाणा का हूँ। मैं 9-10 साल से फ्री सेवा करता हूँ। अनपढ़ आदमी हूं, फ्री सेवा करता हूं, और जो ये फूल लाए वो कभी मुरझाते नहीं हैं। 10 साल का रिकॉर्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप सबका स्नेह और आपका प्यार सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। आपकी वजह से यहाँ हाजिर हूँ, आपकी वजह से रोज बातचीत का सिलसिला मैं जोड़ता हूँ। नए लोग, नए तरीके, नई बातचीत का ये जो जमघट है, इसका एक सफर लंबा हो चुका है। अब मैं तो साल गिनता नहीं हूं, ना तो मैं दिन गिनता हूं। बस मैं ये जानता हूं कि रोज बातचीत में शरीक होना है। वो तमाम सारे लोग जो अपने बात कहने के लिए, अपने मुद्दे के लिए, अपनी परेशानियों के लिए यहां आते हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। एक प्लेटफॉर्म ऐसा तो है कम से कम जहां बात कही जा सकती है और अपनी बात बोली जा सकती। कहां से आना हुआ सर आपका? मेरा दिल्ली से ही हूँ जी। दिल्ली से। क्या नाम है साहब आपका? यशपाल। यशपाल। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। जी, आपके लिए अनिल सैनी ने कानपुर से फूल भेजा है। मैं उसकी फ्रेंड हूँ। आप उसकी फ्रेंड हैं और उन्होंने, अनिल सैनी जी ने आपके लिए फूल भेजा। आपको बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी बर्थडे सर। क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा जी। मनीषा जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसे मत जाइएगा, मिठाई तो आ गई है मेरे पास। सैनी साहब पिछले, मुझे ध्यान नहीं है, लगभग 15-20 साल से बेड पर हैं और बेड पर ही लेटे रहते हैं। एक हादसा हुआ, दीवार गिरी, कानपुर के रहने वाले। मैं कभी मिल नहीं पाया उनसे और इस बात का मुझे अफसोस है, हमेशा अफसोस रहे। लेकिन मैं उनसे आज एक बार फिर से वादा करता हूं, मैं जरूर कानपुर आऊंगा आपके पास। और पिछले 15 सालों से वो बेड पर लेटे हुए हैं। मेरा शो नियमित रूप से, कभी कभी ऐसा भी होता है, सच बताऊं आपसे, मैं कभी अपने शो के बारे में या अपने बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं ऐसे लोग भी हैं। कभी कभी सैनी साहब के पास टेलीविजन में रिचार्ज के लिए पैसे नहीं होते हैं, ये भी स्थिति है। माँ जो हैं एक मंदिर के बाहर में फूल बेचती हैं, है ना जी? मैं सही कह रहा हूं ना जी? मेरे बेस्ट फ्रेंड है सर। जी, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे दोस्त जीवन में बहुत कम होते हैं। उनकी माँ बाहर मंदिर के रोज फूल बेचती हैं, जिनकी बात मैं कर रहा हूं। 15 साल या 16 साल या 17 साल जो भी है, वो बेड पर लेटे हुए हैं। मेरा शो रोज, भैया जी जो आपका शो है, रोज देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे इतने काबिल तो ना बन पाया, लेकिन मैं उतनी सच्चाई पर भी नहीं उतर पाया ना। मैं कोशिश भर बस करता हूं, लेकिन तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी मोहब्बत कमा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हो। आज का जो मुद्दा है मैं उसी पे लौटता हूं, क्योंकि मुझे बातचीत उसी पे करना है। 31 साल की डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर, कोलकाता के एक अस्पताल में कार्यरत, और आज से 3 दिन पहले उसका शव मिलता है। गर्दन टूटी हुई, आंख से खून, मुंह से खून, और क्या कहूं, उससे ज्यादा कुछ कहने का इशारा समझिएगा। मैं उससे ज्यादा बोल नहीं सकता। कपड़े फटे हुए, शरीर पे कपड़े नहीं। रेजिडेंट डॉक्टर जो आपकी सेवा के लिए मौजूद थे। आज पूरे देश में डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं, एम्स हो चाहे कोई अस्पताल, सारे के सारे लोग हड़ताल पर हैं। कारण जानते हैं क्यों? इसलिए कि जिस डॉक्टर की हत्या की, वो कोलकाता का एक अस्पताल जहां पे वो कार्यरत थी, वहां होती है। मैं सीधे पहले आपको कोलकाता ले चलता हूं, मुद्दे के साथ जोड़ूंगा। हमारे साथ कमलिका सेन गुप्ता जुड़ी हुई हैं कोलकाता से, अस्पताल के सामने मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलिका, थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है कि इस वक्त आप वहां पर हैं, रिपोर्ट कर रही हैं। मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर्स की मांग और साथ में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका क्या कहना है,
और साथ में सीबीआई की जो मांग की जा रही है उसके बारे में। कमलिका सेन गुप्ता फ्रॉम कोलकाता। ये दृश्य वहीं का है जहां आप देख रहे हैं टेलीविजन पर। देखिए ये बेहद एक दुखद समय है, समय है बंगाल की फिर से आंदोलन का, क्योंकि आज जहां पर हम खड़े हैं ये वो आरजीकर अस्पताल है जो कोई गांव में नहीं, जो शहर कोलकाता में हार्ट ऑफ द सिटी में ऐसा एक अस्पताल है जहां पर लाखों लोग रोज आते हैं अपना इलाज कराने। और वहीं पे एक बच्ची जो डॉक्टर बनना चाहती थी, एक बच्ची जो डॉक्टर बनने की ख्वाब लेके सपना लेके यहाँ पे आ गई थी, उसकी बलात्कार और हत्या हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो नर्सेज है, जो डॉक्टर्स है, जो जूनियर डॉक्टर्स है, वो सारे लोग हड़ताल कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग रहा है कि हमको सुरक्षा दो, हम सुरक्षित नहीं हैं। अभी ये लोग जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहे हैं। थोड़ी देर पहले वी शैल ओवरकम का गाना भी यहाँ पे ये लोग गाए थे। एक बार हम दिखा लेना चाहते हैं वो जगह जहाँ पर ये दहशत घटना हुई थी। ये वही बिल्डिंग है जहाँ की जो 3 मंजिल है, जो 3rd फ्लोर है, वहाँ पे सेमिनार हॉल पे पूरा रात काम करने के बाद में ये बच्ची आई थी थोड़ा रेस्ट करने, और उसके बाद में उसके साथ ये हादसा हुआ है। अभी फिलहाल ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन सिर्फ आरजीकर अस्पताल में रुका हुआ नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश में पहुँच गए हैं और सारे देश के जो डॉक्टर्स हैं इनके साथ खड़े हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जीवन देते हैं और डॉक्टर मैं आपके पास लौटता हूं, मैं आपके पास लौटता हूं। ये आंदोलन, ये आवाज सिर्फ कोलकाता तक नहीं रुकी है, ये आवाज पूरे देश तक पहुंच चुकी है। जो फेडरेशन है रेजिडेंट डॉक्टर्स का, उसने पूरे देश में आज हड़ताल की है। सारे अस्पतालों में आज जो ओपीडी है वो बाधित हुई, सिवाय इमरजेंसी की सेवाएं छोड़कर। जो मेहमान हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं और जो आप तमाम सारे लोग मौजूद हैं, उनके साथ ये सिलसिला जोड़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे। स्वाति आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों के बाद आई, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। राघवेंद्र दुबे जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं बताऊं इसी के साथ 2 घटनाएं ऐसी हैं, एक अयोध्या की बलात्कार का मामला जिसमें मोइन खान नामजद, और दूसरा कन्नौज का नवाब यादव का। ये दोनों अभी के हाल के हैं घटना, वो भी समाजवादी पार्टी से। दोनों की बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच राघवेंद्र जी। नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। फरहा रंगरेज हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रही हैं। और फरहा, मैं किसी और मुद्दे पे तो आपको याद करता तो बहुत अच्छी थी बात, लेकिन आज एक इस मुद्दे पे बातचीत कर रहा हूं। लेकिन हमारे यहाँ की एक रवायत है, जब कोई पहली बार शो में शरीक होता तो उसका ताली जरूर बजाते हैं। लेकिन आज बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर पंकज गुप्ता कुछ देर बाद मौजूद रहेंगे। पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और नवल उपाध्याय जो कि ऑटो वाले भैया हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। राजनीति अपनी जगह है और सवाल यह हो रहा है कि जब डॉक्टर्स कह रहे हैं सीबीआई की मांग होनी चाहिए, सीबीआई को जांच सौंप देनी चाहिए, सीएम की जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, वो ये कहती हैं कि सीबीआई की जो स्ट्राइक रेट है, यानी जो कार्य को सुलझाने की जो क्षमता है या जो प्रतिशत है, जो प्रतिशत का फल है, वो बहुत कम है। और वो कई रिजवान का मामला हो या टैगोर के नोबेल प्राइज का खोने का मामला, उसके तमाम सारे केसेस को वो गिनाती हैं। राजनीति के अखाड़े अपनी तरफ खुल गए हैं, लेकिन केस इतना विभत्स है कि रीढ़, ये जो गर्दन है वो टूटी हुई है उस लड़की की, उस डॉक्टर की, जो आपके समाज को सेवा करने के लिए आई थी। ये आलम है, हम कहां खड़े हैं, सोचने की बात है ये। मैं आता हूं आपके पास और शुरुआत करता हूं बीजेपी से। जी प्रतीक जी, मुद्दा काफ़ी गंभीर है, क्योंकि आप जनता के मुद्दे उठाते हैं। तो एक लाइन मैं कहना चाहता हूं, 5:50 पे रोज सीपी में नजर आते हैं, धूप हो या गर्मी, सड़कों पे खड़े नजर आते हैं। आज मेरा मसला नहीं है, क्यों मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं, नजर आते हैं, आह करके जनता के मुद्दे उठाते हुए भैया जी कहीं कहलाते हैं। और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हमने हर एक डिबेट किए हैं और हर मुद्दों पे राजनीतिक लड़ाई हमने लड़ा है और बहुत जोर लड़ा है। लेकिन जब बात इस तरह की आती है ना, तो वो आपके चाहे जन्मदिन हो, चाहे कोई विशेष दिन हो, उससे कहीं ऊपर उठकर देश का मुद्दा आता है। और इस पे तो मुझे लगता है सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन
मैं राजनीति नहीं करूंगा। एक बात याद जरूर दिलाना चाहूंगा, क्योंकि कहां घटना घटी वो महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। घटना कहां घटी, सरकार किसका है, वो महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। घटना महत्वपूर्ण है जो ना घटे उसके लिए हम क्या प्रयास करें, वो महत्वपूर्ण है। और जो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, मणिपुर क्यों नहीं जाए चिल्लाने वाले, आज वो भैया जी कहीं तक नहीं आ पाए, खड़े होकर कुछ सुझाव देते, अब मेरे हाथ में मिलाकर उस बेटी के लिए आवाज उठाते, शायद वो लंदन मॉडल में फंस गए होंगे। जवाब साहब, मेरे शो में आना कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन किसी महिला को न्याय मिले वो ज्यादा बहुत जरूरी बात है। जी जनाब याली। सर, बलात्कार एक ऐसा है जिस महिला से साथ होता है वो अंदर से टूट जाती है। ऐसा हो जाए, कहते हैं बलात्कार, मैं कहता हूँ बलात्कार एक आतंकवाद से भी ज्यादा है। खौफनाक ऐसा है कि उससे जाके पूछो, उसके परिवार से पूछो। और जहाँ तक कि सर जब मौत हुई है उसकी, क्या बेटा आ गया बेटा, क्या नाम है, आ गया हाँ आ गया, आओ पास आओ, मारूंगा नहीं मैं, पास आओ। अजीत, कहाँ के रहने वाले हो? सर यूपी के रहते। यूपी में कहाँ के? संभल के। क्यों हंस रहे थे, मैं जानना चाहता हूँ क्यों हंस रहे? 1.5 साल तक को टीवी पे देख रहे थे, सामने देख रहा था। हाँ? टीवी पे देख रहे थे 1.5 साल से ना आपको, तो हाँ? सामने देखा आपको था, इसलिए हंसे। चलो कोई बात नहीं, ठीक, मैं आया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। प्रतीक भाई देखिए, पहले तो घटना बड़ी निंदनीय है और जितनी भी भर्त्सना करी जाए कम है। और मैं चाहता हूँ सारी संवेदनाएं और जितनी भी चीज़ें डिमांड करी जा रही हैं प्रदेश सरकार से, और ममता बनर्जी जी जो हैं वो अगर चाह रहे अगर चाह रहा है, विपक्ष चाह रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, तो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। कोई इसमें लाग लपेट नहीं, क्योंकि ऐसे अपराध देश के अंदर रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे, और हमारी चिंताएं ज्यादा से ज्यादा हैं। लेकिन जब अगर राजनीति ना करते हो और अगर राजनीतिक बात करी जा रही है पीठ पीछे से, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। आपने उत्तर प्रदेश की भी घटना का जिक्र करा। उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन सवाल किससे होगा? मैं बता रहा हूं, सवाल होगा समाजवादी पार्टी से, सवाल होगा कांग्रेस से। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि सरकार किसकी है। 2 बार सरकार बनी और केंद्र में सरकार किसकी है। फिर मैं पूछूंगा कि गुजरात के अंदर सरकार किसकी है, फिर मैं बिल्किस बानो का जिक्र करूंगा तो तकलीफ होगी। लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये समय नहीं है। मैं चाहता हूं इंसाफ की बात हो, न्याय की बात हो। फिर मैं कहूंगा कि बलात्कारियों के समर्थन में कौन खड़े हुए, किसने बलात्कारियों को टिकट देकर के नहीं थी, आज आप ही बोलेंगे। हाँ जी। जिंदगी में ये सुधर नहीं सकते, इनकी नीयत फितरत में ही केवल निगेटिव है और केवल यही ये करेंगे, इनका चाल चरित्र यही रह गया है। मैंने क्या कहा? मैंने यही कहा जो मणिपुर पे चिल्लाओगे वो आज भैया जी कहीं में क्यों नहीं नजर आओगे। मैंने क्या गलत कहा? क्या ये मौका नहीं है सबको मिलकर आवाज उठाने की? मैंने पहले लाइन यही कहा, घटना का जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ये कहा, क्या मैंने ये कहा अरे देखो क्या हो रहा है बंगाल में? कहा क्या? नहीं। और अगर उत्तर प्रदेश की बात होती है तो हमारी पार्टी ने कमेटी गठित करके अपने ही राज्य में, अपने ही सरकार में भेजा, जो पता करके आओ। एक बार आप लोग नहीं जा रहे बंगाल, नियत और नीति स्पष्ट करना होगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस मामले में स्पष्ट कह रहा हूं कि बिल्कुल सरकार को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए और जो विपक्ष की डिमांड है उसके साथ लेकर के चलना चाहिए। लेकिन आप बताइए, हम यहां पे कह रहे हैं कि नैतिकता तय करनी चाहिए, लेकिन नैतिकता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जब महिलाओं के साथ बलात्कार जिन्होंने करा उनके समर्थन में खड़ी होती, उनको टिकट दे करके आती है, तब ये नैतिकता के सवाल नहीं पूछना चाहिए। ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। कौन समर्थन में खड़ा हुआ? आप जिसके पक्षदार है ना, वो कहते हैं लड़के। एक मिनट तुम खड़े जाओ। मैं रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो कि एम्स से आए हैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू डॉक्टर्स, थैंक यू सो मच। और ये दोहरा अपराध होता है, इस दृष्टि से दोहरा अपराध होता है जी। दोहरा अपराध इसलिए होता है कि ये जो डॉक्टर्स हैं इन पर एक विश्वास है, इनका ये एक ओथ भी लेते हैं और इनके ऊपर एक दोहरा विश्वास होता है इस नाते कि ये हमारी सेवा के लिए भी होते हैं। और जब किसी डॉक्टर के साथ ये होता है, जब ये किसी डॉक्टर के साथ होता है तो ये अक्षम्य अपराध है, अपराध की भी श्रेणी है, ये अक्षम्य अपराध है, इसकी कोई सजा की, इसकी कोई माफी नहीं है। जी मैं आया आपके पास, मैं जानता हूं आप भावुक हैं जी। भैया जी, ये नेता अभी के जितने अपने देश के हैं ये संवेदनहीन हैं, ठीक है। उसको इनके संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर ये लोग अगर सुधर जाए तो देश का कोई अपराध नहीं होगा। संवेदनहीन है जी। अब एक मिनट को मैं आ रहा, बेटा आ रहा, एक यंग सा लड़का खड़ा है जी। कहाँ से आए बेटा? मैं मुंबई से आया हूँ सर। मुंबई से। क्या नाम है? प्रियांशु मिश्रा नाम है। प्रियांशु जी, क्या काम करते हो बेटा? मैं जर्नलिज्म करता हूँ जी, वेरी गुड।
बोलो। मेरा ये कहना है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जैसे नेता आपस में झगड़ा कर रहे थे, मैं इनसे यही कहना चाहूँगा, मिलजुल कर आपको पहले सिस्टम बनाना चाहिए, कैसे आपको सेफ्टी पे ध्यान देना चाहिए और सारी एजुकेशन आपको बतानी चाहिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। इससे जो केस जो मुद्दे आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे और ना के बराबर हो जाएंगे। राइट, मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, संवेदन सिंह की बात करते हैं। अरे भैया, आप खुद सोचिए, जब एक बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ अयोध्या में, तो आपके नेता, समाजवाद के गठबंधन के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, वो कहते हैं कि उसके डीएनए जांच होना चाहिए। क्या ये लोकतंत्र है? एक बेटी और एक बेटी और जो कल उसको नौकरी देने के बहाने, कन्नौज में नौकरी देने के बहाने समाजवादी पार्टी का नेता, जो वहां का ब्लॉक प्रमुख रह चुका है, उसने उस महिला के साथ, उस बच्ची के साथ कैसे घृणित हरकत की है। आज ये बलात्कार की भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि चाहे वो भाजपा का ही क्यों ना हो, चाहे समाजवादी का क्यों हो, उससे जड़ से उखाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कूल डाउन, जी। मैं आया, बिल्कुल आ रहा हूँ नीति, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा, जी। मोहतरमा सर, सबसे पहले मैं इसका कड़ा विरोध करती हूँ और ये मुद्दा मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट सुनो, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे, जी। मोहतरमा इधर आइए, जी। मैं रेजिडेंट डॉक्टर के पास इसके बाद आता हूँ, जी। सर, मैं इस घटना का घोर विरोध करना चाहती हूँ क्योंकि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षाओं की बात होनी चाहिए। कोई कहता है कि बीजेपी अच्छी है, कोई कहता है कांग्रेस अच्छी है, कोई समाजवादी पार्टी। सर, रोज रोज कहीं से ये रेप की घटनाएं होती हैं। सर, इनके खिलाफ सब पार्टियों को एक हो जाना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षाओं पर आवाज़ उठानी चाहिए, इनको लेकर के सबको साथ चलना चाहिए और सोचना चाहिए कि महिलाएं इस देश में कैसे सुरक्षित हों, जी। बस यही कहना चाहूँगी सर। जी, ना नीति। प्रतीक जी, अगर किसी की हत्या होती है ना, तो शरीर एक बार मरता है, लेकिन ये जो बलात्कार होता है ना, इसमें वो बेटी और उसका परिवार आखिरी सांस तक उसका चीरहरण ही समाज करता है। सबसे पहले आईना मुझे समाज को दिखाना है कि वो कौन सी मानसिकता थी जहाँ पे आ रहा हूँ, जैसे मैं मालूम है, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, कूल डाउन, आराम से। नो, बोलने दो, उसका हक है बोलने का, बोलेगा, बिल्कुल आपका भी हक है, जी। सबसे पहले आईना समाज को भी देखना है प्रतीक जी। हाँ। वो कौन सी मानसिकता है जहाँ पे एक 70 साल का बुजुर्ग 12 साल की नाबालिग बच्ची को नहीं छोड़ता, जहाँ पे एक डॉक्टर जो आपको जीवन देती है, एक मातृशक्ति जो आपके जीवन को धारण करती है और पोषण करती है, आज उसका इस प्रकार से नोच के दरिंदगी की तरह एक मारा तो ऐसे कि रीढ़, पहले गर्दन की हड्डी टूटी डॉक्टर, आंख से खून, मुंह से खून, उसके आगे नहीं बताएंगे, जोड़ लीजिए जो बात को कहना हो, जब बात करनी हो, मैं नहीं बात करूंगा उसके आगे। और आपसे जब मैं सवाल करूं या सवाल पूछूं, तो आप एक लाइन बीच में खींचें कि यह केस भी हुआ था, उस पर क्यों नहीं बोले थे? वो समाजवादी वाला नहीं था, वो बीजेपी वाला था। अरे रेप भी कोई पार्टी को देख कर होता है बाबूजी, या पार्टियों के हिसाब से होता है? ये नैतिकता है। यहां खड़े हैं हम, गौर करिएगा, यहां खड़े रेजिडेंट डॉक्टर जी। आप तो पूरी हड़ताल पे चले गए। हाँ जी, तो नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रकल्प है और मैं एम्स आरडीए से जेआर रिप्रेजेंटेटिव। एम्स से डॉक्टर साहब आए, रेजिडेंट हैं। ये तीनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं जी। तो आज हम लोग यहाँ पर, आज ही हम लोगों ने काफ़ी आक्रोश में है, सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स इस बात से बहुत खफा है। मैं किसी पार्टी का या किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं करता हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा कि रेप क्या किसी पार्टी को देख के होता है क्या? किसी की नृशंस हत्या कर देना, एक महिला डॉक्टर जो कि 36 घंटे की आईसीयू ड्यूटी कर रही है, ये सोचकर ही इतना दर्द महसूस होता है और आंखों में पानी भर आता है, आंसुओं से भर आती हैं आंखें। तो 36 घंटे लगातार। हाँ जी, उस वक्त भी वो महिला डॉक्टर जो है वो ड्यूटी पर थी, वो अपने 26वें घंटे पर रही होगी ड्यूटी के, और उसके बाद वो सोने गई थी वहाँ पे, जिसके बाद उसके साथ ऐसी सारी नृशंस हत्या की गई है उसकी। तो बेसिकली मैं सब यहाँ पे इस मंच के द्वारा ये सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जनरल पब्लिक से भी, कि सेंसिटाइजेशन थोड़ा बढ़ाइए। डॉक्टर्स हमेशा आपकी सेवा में ही है, पूरा जवानी, पूरा समय अपना इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद इतना पढ़ लिख के आगे बनते हैं तो आपकी सेवा के लिए ही। और हम जो शपथ लेते हैं वो शपथ इसी के लिए रहती है कि हम चाहे जितना हो पाएगा उतना करेंगे। तो प्लीज़ ऐसा
प्रिवेंट हो सके इसके लिए आप भी हमारे साथ आइए, आवाज उठाइए। हमारी सरकार से मांग है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम पिछले 8 या 10 सालों से उनसे कोशिश कर रहे हैं। अभी होगा, न जाने कब होगा। हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जी नीति जी बोल रही थी, कंप्लीट। मैं यही बोलना चाहती हूँ, चाहे हाथरस का बलात्कार हो, चाहे मणिपुर में महिलाओं के साथ शोषण हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कोई भी राज्य हो, महिला होती, मातृशक्ति होती। अगर यहाँ पे आप सिलेक्टिव अप्रोच करते हैं और वो समाजवादी पार्टी और बाकी ये क्यों मौन रख के बैठा हुआ है विपक्ष? आज देश खाली बैठ नहीं कोई बोलता। नीति गिव मी अ सेकंड, नीति गिव मी अ सेकंड। कहाँ चले गए वो? चले गए। हाथरस वाले चले गए जी। मैं इसमें नहीं जाना चाहता था कि कौन पार्टी के कहाँ किसने क्या। आराम से, जैसे कूल आराम से, बहुत संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव इशू है जी। बस घटना हुई है, बहुत विवश है। जितनी निंदा की जाए उसका कम, बहुत कम है। ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। आपको बताया गया कि वो बॉक्सर था, पदक तो तुमसे लाया, वहां तक तो तुम पहुंच ही नहीं सकते थे। एक सेवारत डॉक्टर के ऊपर तुम अपना बल का, पौरुष का, तुम पौरुष तो है ही नहीं, वो नपुंसक है। पौरुष तो उसके पास होता जो कर्मवीर होता है, कर्मठ होता है जी। नाउ यू प्लीज रिप्लाई। और आप कन्नौज का भी और अयोध्या का भी रिप्लाई करेंगे। आपका रिप्लाई करेंगे जी। समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। अभी बहुत लोग कह रहे थे, अभी जैसे ही बीजेपी वालों ने आरोप लगाया हमारे पे, तो ये लोग ताली बजा रहे थे। मतलब इस संवेदनशील गलत है, जिसने भी बजाई ताली वो गलत है। बजा रहे, हंस रहे हैं कि दूसरी पार्टी पे अपना आरोप लगा दिया। मैं ये कहता हूं, अनुज बधु भगनी सुत नारी, रे सठ ये कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्ट बिलोक जोई, ताए बधे कछु पाप न होई। ऐसे लोगों को, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी की भी सरकार हो, ऐसे लोगों को तुरंत फांसी पर लटका देना चाहिए। अभी बता दें, गुप्ता जी अब बोल देते हैं। कुलदीप सेंगर के लिए रैली निकालने वाले, कश्मीर में जब 8 साल की कन्या का बलात्कार हो जाता है, इनके मंत्री जो बीजेपी के मंत्री थे, उसके साथ तिरंगा लेकर के उसके बचाव के लिए जो लोग उसमें अपराधी थे, उनके लिए आप वहां यात्रा निकाल रहे हैं, आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। आपने कुलदीप सेंगर के साथ क्यों नहीं किया? कोई मौके पे नहीं चूकता, सबको अपनी पार्टी बढ़िया जाती है जी। जनाब, कहां से आना हुआ? मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद से हूं। सिद्धार्थनगर जनपद से जी। इतनी भयावह घटनाएं हो रही हैं, ये सब अशिक्षा, कुरीति, बुराइयों का परिणाम है। देश में इतनी अराजकता है और ये पक्ष और विपक्ष के लोग आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला रहे हैं। वास्तविकता ये है कि इतनी भयावह घटनाओं का सत्ता पक्ष कोई कानून लाए। भैया सोचो जरा, भैया सोचो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के, मैं तुमसे सिर्फ हाथ पकड़ के कहता हूँ, वो तुम्हें 30 कुंठा रखना चाहता हूँ मैं जनता के बीच में कि सत्ता पक्ष कड़ी से कड़ी कानून लाए और विपक्ष उसका समर्थन करे पुरजोर से। और नहीं अगर किया तो बशीर बद्र की वो लाइन सार्थक होती दिख रही है कि नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बच जाएं तो प्यासे होठ पानी के एक एक बूंदों के बिन तरस जाएं। और गनीमत है कि बादल पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल उनके खेतों में बरस जाएं। ये लाइन सार्थक हो रही है। मैं बस सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो डॉक्टर जो 26वें घंटे में ड्यूटी पर थी, नीति जी 26वें घंटे पे अपनी ड्यूटी पे रही होगी। सर जस्ट कूल डाउन, वेस्ट, आई हैव अ पेशेंस। नो सर, आई नो। मैं सिर्फ एक दृश्य सामने रखना चाहता हूं। कहां से आए हो सर? मैं तो बिहार से हूं। बिहार में कहां से? पटना से हैं। बहुत अच्छी बात। 26वें घंटे में जो अपनी सेवा में रही होगी, वो किसी ना किसी मरीज को ही तीमारदारी में लगी होगी, और उसके बाद ये घटना घटती है। वो घटना जिसमें ये गले की हड्डी तोड़ दी जाती है, आंख फोड़ दी जाती है और मुंह से खून आता है। उसके बाद की घटना का मैंने जिक्र नहीं किया। मैं कुछ कहूंगा जी। जो आप देखिए, मैं यहाँ पे जितने लोग आए हैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ, और जितने लोग सुन रहे हैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ, कूट दो, ऐसे लोगों को कूट दो, कोई भी हो, नहीं छोड़ो, सब लोग मिलके मार डालो। दिस इज द ओनली आंसर फ्रॉम मी। आप सरकारी सेवा में हैं? यस, सरकारी सेवा में हैं, बट लीगलिटी, जब कोई इलीगल काम कर रहा है तो व्हाई शुड वी थिंक अबाउट लीगलिटी? मैं कहता हूं नहीं, अराजकता उसका जवाब नहीं है।
डॉक्टर उसका अराजकता जवाब नहीं है। मैं ये कैसे कह दूं कि आप भी कल्प्रिट बन जाएं? मैं कैसे कहता हूं कि आपने अपनी जीवन लगाया है? हमें आपकी वो सेवाएं चाहिए जो आप एम्स में दे रहे हैं, आपकी वो सेवाएं चाहिए। आप जरूर जवाब दीजिएगा मुझे। मैं आपके क्रोध से, आपकी भावनाओं से भली भांति परिचित हूं, क्रोध उतना ही मेरे अंदर भी है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा, क्या अच्छे लोग हैं ये, कहते हैं कि नहीं वो कानून जो है बनाइए और उसमें कठोर सजा दीजिए। डॉक्टर मैं आ रहा हूं जी। नमस्ते सबको, मेरा नाम डॉक्टर अवनीत है, हम एम्स से आए हैं। इसी में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी ये मतलब चीज़ हुई है हमारे साथी डॉक्टर के साथ, वो एक हॉस्पिटल में जिसको हम एक अपना घर, अपना मंदिर मानते हैं, जिसमें एक इंसान अपनी बीवी से इतना टाइम नहीं स्पेंड करता जितना वो एक अस्पताल में करता है। 24 घंटे से लेकर अगले 7 दिन तक 36 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है। लेकिन फिर भी वो 36 घंटे में ऐसा नहीं कि बीच में रेस्ट लेगा, वो जब भी बैठता है तो मरीज के बारे में सोचता है, वो पढ़ाई करता है कि इस मरीज में क्या हम और कर सकते हैं। यही चीज़ इंडिया में जितने पूरे संसार में जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे यही करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या गुजरा, क्या दृश्य था वो तो तमाम सारे पेपर्स में और टेलीविजन में दिख रहा है। मैं तो सिर्फ उसकी कल्पना से ही रूह कांप गई। पहली बात तो वो डॉक्टर थी, दूसरी वो लड़की थी। तो जी अभी मेरा नाम अमीशा है। अमीशा जी डॉक्टर। अभी हम वहाँ पे एम्स में सुबह से 8 बजे से हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारे डॉक्टर्स, अब आपको लगेगा कि हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन सर आप बताइए कि अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करें तो क्या करें उस पे। डॉक्टर एक लोग कहते हैं कि एम्स में कोई 6 महीने के बाद किसी का नंबर आता है, 6 महीने के बाद नंबर आता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, और ना ही मैं लॉजिक रख रहा हूँ कोई, लेकिन 6 महीने के बाद किसी का एम्स में नंबर आता है और आप प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि सारा का सारा एम्स जो है आपके कंधों पर होता है। आप हड़ताल पर हैं तमाम अस्पताल पे। आज मेरा कोई आदमी था जो अस्पताल से लौट आया। ऐसी स्थिति बनी हुई है, क्या कोई सूरत हाल नजर आती है? हमारी तरफ से मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हमारे पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं है। हम एक ह्यूमन की कैपेसिटी में जो होता है वो पूरा करते हैं। 24-36 आवर्स ड्यूटी करने के बाद भी लोग ओपीडी जाते हैं कि उनका कहीं जो कार्ड बनाए वो कैंसिल ना हो जाए। हम देख लेते हैं पेशेंट्स, पर फिर भी सर पॉपुलेशन और डॉक्टर्स का रेशियो इतना अच्छा नहीं है कि सारे पेशेंट। पॉपुलेशन और डॉक्टर्स का रेशियो बहुत अच्छा नहीं है। डॉक्टर्स कम है। मैं एक में आया जी भैया। मेरा लड़का डॉक्टर है। मैं एक डॉक्टर का फादर होने के नाते जो बच्चे ने ये जिंदगी लगाई समाज सेवा के लिए, जो पढ़ाई करके उसने समाज सेवा का मेरा बच्चा ने जैसे क्षेत्र चुना, मैं उस बच्ची का भी मैं अपने आप को पिता समझता हूँ। और मुझे लगता है कि उस बच्ची ने कितनी दर्द से समाज सेवा के लिए आई, वो कितने 36 घंटे से सेवा कर रही थी, उसने खाया पिया नहीं। और ये जो बेदर्दी लोग हैं, उस जो डॉक्टर भगवान का रूप होता है, उसने अपने जीवन में जो संघर्ष चयन किया था, मैं डॉक्टर बनकर जनता की सेवा करूंगे, उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो मैं उनसे एक ही शब्द है दरिंदे, एक ही शब्द है सिर्फ दरिंदे, और कोई शब्द ज्यादा बोलने के लिए है नहीं मेरे पास। सर पहले तो मैं सभी डॉक्टरों से माफी मांगना चाहूंगा। ये है देश डॉक्टर्स, ये देश है, ये मेरा कंट्री है, ये कंट्री है, और ये है विनम्रता इस देश की। पहला सेंटेंस बोलता है व्यक्ति कि मैं डॉक्टर्स आपसे शर्मिंदा हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं। और मैं उनकी बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता कि मारा जाए, लेकिन जिनको हम अपना नेता बना के आगे पेश करते हैं, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो शायद ये नौबत आ जाएगी कि हमें फिल्म गंगा जल की तरह शायद तेजाब फेंकने पड़ जाए लोगों के ऊपर। तो इसलिए आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि लड़ना बंद करके इंसाफ करवाइए। इंसाफ फरमाइए जी। राघवेंद्र दुबे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो मौका बिल्कुल भी राजनीति का नहीं है, क्योंकि इसमें एक बेटी पार्टियां बचाती हुई नजर आती हैं, पार्टियां बचाती हुई नजर आती हैं। रोज डेली हम तमाम राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन आज ऐसा मुद्दा है कि जहां पर बेटी के साथ जो दरिंदगी की एक हद पार हो गई, कि मतलब जो बीभत्सता उसके साथ की गई, अगर उसको आप महसूस कर लें, आप उसे जोड़ लें अपनी बहन बेटी के साथ, तो आपका शायद जमीर जग जाए और ये लगे कि कितना बड़ा दुख दर्द जो हुआ। जी मैं नहीं थी जी। बहुत अच्छी बात कही।
मैं तो चाहता हूं कि आपका वक्तव्य सारे लोग टीवी से सुने और उन लोगों की जमीर जग जाए जो ऐसे दरिंदों का हौसला बढ़ाते हैं। पॉइंट 1। दूसरा, मैं भी इनसे माफी मांगता हूं क्योंकि सत्ता में केंद्र में हम भी हैं और मैं अपने सरकार से भी डिमांड करता हूं। प्रवक्ता से पहले एक नागरिक हूं, एक भाई हूं, एक बेटा हूं। ये जो झंडा लहर रहा है ना, काश ऐसा कोई कानून आ जाए, बगल में एक और लकड़ी खड़ी हो जाए, सरेआम फांसी दे दो, पूरा देश देखे, यही टेलीकास्ट करे कानून के तहत। मैं भी ऐसी डिमांड करता हूं, लेकिन उनका मनोबल तब बढ़ता है सर जब कोई बेटी के साथ बलात्कार होता है और उस बेटी की आत्मा कहती है, मां मेरे दर्द से पहले लोग मेरी जाति पूछते हैं, मां मेरे दर्द से पहले, मेरी पीड़ा देखने से पहले प्रदेश देखते हैं, मां मैं रोती रहती हूं, वो ये देखते हैं कि इसके मौत को घेरने का मौका मिलता है कि नहीं। जिस दिन ये बंद होगा, जिस दिन आरोप प्रत्यारोप बंद होंगे, उस दिन हम सशक्त भारत बनाएंगे। प्रतीक भाई, मैं ऋषभ के बोले हुए हर एक बात का यहाँ पे समर्थन कर देता हूँ, लेकिन आप बताइए बिल कौन लेकर के आएगा महिला सुरक्षा के ऊपर या बलात्कार? बिल्कुल, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ, संसद के अंदर बैठना कब शुरू करेंगे आप? संसद के अंदर बैठना शुरू करिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। प्रतीक भाई लेकर के आए बिल, और ये उस चीज में भी सुनिश्चित करा जाए कि जितने भी जैसे लोगों पे अगर महिला अपराध के ऊपर जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है टिकट देके सदन के अंदर नहीं भेजेगी। कराएं चर्चा, करिए चर्चा लेकर के, लेकिन आप पूछा नहीं जाएगा 10 साल के अंदर ये घटनाएं रुक गई क्या? क्या हमारा समाज इतना निर्दयी हो गया? जब तक हम महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, या हमारे नेता या जो सर्वोच्च पद पे बैठे, आप खड़े हो जाइए, जो सर्वोच्च पदों पे बैठे हुए लोग अगर महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखेंगे, घटनाएं होती रहेंगी और हम जव्वाद साहब रुके, जव्वाद साहब बैठिए प्लीज। जव्वाद साहब, वो अपनी बुआ के साथ कन्नौज में, राघवेंद्र जी, कन्नौज में वो अपनी बुआ के साथ नौकरी मांगने गई थी। विश्वास ही तो होगा कि ये नौकरी दे सकते हैं। विश्वास तो तोड़ा ही तोड़ा। जघन्य अपराध भी ऐसा कि समाज में मैं पूरी बयान नहीं कर पा रहा हूं कि मैं कैसे कहूं, जो हुआ वो बयान कैसे करूं। ये ऐसा अपराध है जो हुआ है। जी ऑफकोर्स आपका नंबर है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, आखिर ये अपराध रुकते क्यों नहीं? क्योंकि अपराधियों को डर नहीं है। मैं ये नहीं कहता कानून नहीं है, सफिशिएंट कानून अवेलेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं जुडिशरी में झोल डालने वाले पुलिस अधिकारी, उनके साथ के वकील और कहीं ना कहीं सब लोग थोड़ा थोड़ा गुलाबी रसमलाई खाने वाले लोग, अपराधियों को सजा नहीं मिलती। जब सजा नहीं मिलती, देखिए आपने सुनिए, आपने जुडिशरी को बड़ी आसानी से कह दिया, पुलिस वालों को बड़ी आसानी से कह दिया, और आप ही उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। समाज में तो आप भी आते हैं ना, समाज में आप अलग नहीं है। सिस्टम का हिस्सा हमें, हाँ, लेकिन तब आपकी आवाज ज्यादा तेज हो जाएगी अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी होगी जो आपको पसंद नहीं होगी तो आवाज तेज हो जाएगी। जी पॉलिटिकल पार्टी की बात यह है, जब अपराधी को यह लगता है कि अगर मैं अपराध कर लूंगा और मुझे बचाने वाले मेरे लोग हैं, चाहे वो मेरी जाति के हों, चाहे मेरे धर्म के हों, चाहे मेरे राज्य के हों, क्षेत्र के हों, या मेरी पार्टी के हों, तब ये खतरा बढ़ जाता है। तब महिलाएं ज्यादा सुरक्षित होती हैं क्योंकि अपराधियों को राइट। जी स्वाति, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पता नहीं कितने कालों से चला आ रहा है और आज भी यही चरितार्थ है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगी, मैं किसी जो है वो स्टेट की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात करूंगी। कोलकाता लेटेस्ट एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर है। जो सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर है उसकी ये हालत है। एक दिन में नहीं हुई होगी ना। क्यों हुई है समझिएगा। जब शाहजहां केस होता है तो जब आरोपी को बचाने के लिए पूरा राज्य का सिस्टम लग जाता है तो आरोपियों का मनोबल बढ़ता है। फरवरी की घटना है, 13 साल की नाबालिग बच्ची उसी कोलकाता में बलात्कार होता है, उसे कब्र में दफनाया जाता है। परिजनों का आरोप लगता है कि नहीं जी, पोस्टमार्टम गलत है, अधूरी रिपोर्ट है। दोबारा निकाल के कब्र से उसका पोस्टमार्टम होता है, उसके दोनों स्तन काटे हुए मिलते हैं, उसके होठ काटे हुए मिलते हैं, जिसका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मेरी आंखें बहुत काफी हैं, चुपचाप खड़े रहना। जिसका जिक्र
पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं होता है, तब आरोपी का मनोबल बढ़ता है। जब ममता बनर्जी को सिर्फ मणिपुर और प्रज्वल रेवन्ना दिखता है, मुझे याद है आज से 6 महीने पहले इसी जगह पे इसी विषय पे हम डिबेट कर रहे थे, और आपको भी याद होगा पश्चिम बंगाल में एक ऐसे ही नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार, आधी जिंदा को तंदूर में झोंक के पका के मार दिया गया था। इसी जगह पे ये बात आपने भी कही थी, ये बात मैंने भी कही थी। राइट, ये उधर मैं आ रहा मैं बढ़ता है आरोपियों का, और मैं आपका चांस है, जब आप कहेंगी मैं आपके पास आ जाऊंगा। जी जी, इसी पे मैं ऐड ऑन करता हूं। इन्होंने कहा कि ये घटना कब घटेगी, ये घटना तब कम होनी होगी प्रतीक जी, जब ऐसी घटनाओं को संरक्षण मिलना बंद होगा राजनीतिक फायदे के लिए। कोई पार्टी खड़े होकर पूछ दे, तुम डीएनए पूछ के बताओ, कोई पार्टी यहां खड़ा होकर पूछ दे, इतनी रिपोर्ट आ रही है बंगाल में, बंगाल जलते रहता है, संदेश खाली होते रहता है, चुप शब्द विपक्ष नहीं बोलता और संरक्षण करते, तब मनोबल। जब एक अपराधी को लगता है कि मैं अपराध करूंगा और ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे बचाने के लिए, राजनीतिक मंशा के लिए, तब उनका अपराध होता है। और मणिपुर की घटना मैं राजनीति करने के लिए कह रहा हूँ, पीछे बैठो, साले लोग बैठो, साले बैठो, नहीं बैठो, साले बैठो, बिल्कुल ही बात करेंगे बात से। क्या नाम है बेटा? कहाँ से आना हुआ? मैं दार्जिलिंग से, वेस्ट बंगाल से। हाँ जी, अगर सब डॉक्टर को मेरे से नमस्कार, क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ पे राजनीति की बात करते हैं, इतना दूर से मैं आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या देश के अभी देश में क्या हो रहा है, देश के क्योंकि किसी का एक बेटी है, किसी का वो बहन है, अब लागू क्यों नहीं हो रहा? यहाँ का शासन क्या हो रहा है, यहाँ का जो अभी बना है, मोदी जी बना, अगर वो क्या कर रहा है, अगर डॉक्टर के साथ ऐसे इंसाफ हो रहा है तो फिर पब्लिक के साथ क्या हो सकता है? जी, सेंट्रल कानून, इन्होंने कहा कि आपकी एक ही मांग है। जी, हमारी एक नहीं 6 मांगे हैं, पर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मांग है आज की तारीख में डॉक्टर्स के लिए। जी, ये इंश्योर कराता है कि जो डॉक्टर्स का वर्क प्लेस इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल सेफ रहे, समृद्ध रहे, और किसी मरीज को भी तकलीफ ना हो और डॉक्टर को भी तकलीफ ना हो, और कड़ी से कड़ी सजा देता है उन लोगों को जो कि डॉक्टर्स पर हमला करते हैं या फिर उन पे अब्यूज करते हैं या किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाते हैं अस्पताल को या नर्सेस को। जी हाँ, मैं आ गया, मैं ये कह रहा हूँ, तो अभी जैसे ऋषभ तिवारी जी कह रहे थे डीएनए की मांग की बात की थी अखिलेश जी ने, कोई इलीगल मांग की, वैसे भी आदेश दिया जाता है डीएनए का। दूसरी बात ये पॉस्को एक्ट में उठा के 12 साल की बच्ची पे संदेह कर रहे हैं कि वो 12 साल की बच्ची झूठ बोलेगी, वो राजनीति करेगी। ये 12 साल की बच्ची पे हमारी बात फर्क है। इनकी बात पर एक चीज दे रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो गुजरात में 11 लोगों को, बलात्कारियों को जेल से छुड़वाते हैं, जेल से छुड़वाने के बाद उन पर माला डालते हैं, उनका स्वागत करते हैं। राम दुलार को तमाशा करते हैं। रुको भाई, उस अपराधी का इसलिए उसका मनोबल बढ़ता है कि इस देश के कुछ नेता ऐसे हैं तो कहते हैं लड़कों से गलती हो जाती है। इस देश के वो नेता है जो एक दलित बच्ची का साथ बलात्कार हुआ उसके डीएनए की बात करते हैं। इसलिए हो रहा है कि स्वामी चिन्मयानंद जैसे लोग भी जो हैं वो मौजूद हैं और उस समाज के बड़े संरक्षक बने हुए हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे भी लोग हैं जिनको संरक्षण मिला हुआ है। बातचीत का सिलसिला आज वो जहां से मैंने शुरू किया था, कोलकाता का वो अस्पताल जहां पे रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बेरहमी के साथ निशांस हत्या होती है, और आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की या बहुत ज़्यादा कान लगाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूं जिस तरह से हत्या होती है। गर्दन तोड़ दी जाती है, आंख फोड़ दी जाती है, मुंह से खून है, आंख से खून है, और अगर आप कहें तो मैं उसके आगे भी बताऊं। 31 साल की उम्र है, नौजवान तो मना करता है, आप क्या कहते हैं, इसके आगे बताऊं? नहीं जरूरत। क्या नाम है साहब आपका? एन कुमार। दिल्ली रहते हैं साहब? दिल्ली रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बातचीत का सिलसिला एक बार फिर से जोड़ता हूं और महिलाओं को देता हूं। जी स्वाति। जिस केस की बात हो रही है और आप बार बार बोलते बोलते अटक जा रहे हैं। अटक इसलिए जाते हैं स्वाति कि मेरे जबान से निकलता ही नहीं, मेरी भी तो बेटियां हैं, क्या बोलूं इस समाज के सामने, क्या बोलूं, क्या बताऊं?
मेरी ज़बान नहीं अटकेगी, क्योंकि मेरी ज़बान नहीं अटकनी चाहिए, क्योंकि मेरी ज़बान अटकने लगी तो ये आज हुआ है।